नमस्कार सभी को। प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन में आप सभी घर पे हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि यही समय है जब आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं और जब एग्ज़ाम होगा तो आप उनसे आगे होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ प्रेरक विचार लेके आया हूँ। तो उनकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना दो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों व शरीर के हर हिस्से को उसमें डूब जाने दो और बाकी सब विचार किनारे कर दो। यही सफल होने की निशानी है। तो इसी प्रेरक विचार के साथ आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसका नाम रहेगा हमारा जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकी। तो जेनेटिक्स क्या होती है? तो जेनेटिक्स जिसके अंदर हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। यानी जेनेटिक्स है उसके अंदर कलेक्शन स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी होती है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या आनुवंशिक सूचना होती है, वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में आना क्या कहलाता है? आपकी हेरिडिटी कहलाती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का पेरेंट से संतति में आना क्या कहलाता है? आपकी हेरिडिटी कहलाती है। सेकेंड है आपका टर्म्स वेरिएशन। सेकेंड टर्म्स क्या है? वेरिएशन। तो एक समूह, जो एक जाति के समूह है, जैसे एक स्पीशीज के लोगों में विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो आप देखते हैं कि जो ह्यूमन है उसमें सभी अलग अलग चेहरे होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं। तो सभी एक जैसे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनमें वेरिएशन है, क्योंकि उनमें विभिन्नताएं हैं। क्या है? उनमें विभिन्नताएं हैं, इसलिए क्या एक जैसे नहीं है। एक ही स्पीशीज के लोगों में देखी जा सकने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है? आपकी वेरिएशन कहलाती है। क्या कहलाती है? वेरिएशन कहलाती है। डिफरेंस आपकी वेरिएशन ही विभिन्नताएं कहलाती हैं। तो विभिन्नताएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक यदि सोमेटिक सेल में हो और एक क्या हो? आपकी जर्मिनल सेल में। एक कायिक कोशिका में और एक जननिक कोशिका में हो। तो वेरिएशन किस प्रकार का हो? तो वेरिएशन विभिन्नता यदि सोमेटिक सेल में हो, यानी कायिक कोशिका में, और आपके जर्मिनल सेल में हो, यानी जननिक कोशिका। तो कायिक कोशिका क्या होती है कि शरीर का जो मेन पार्ट बना होता है वो कायिक कोशिका का बना होता है। जो आपके मेल होते हैं उसमें टेस्टिस होता है, उसमें स्पर्म होता है, वो गेमिट होते हैं। गेमिट होते हैं वो क्या होते हैं? जर्मिनल सेल्स होती हैं। तो जो सोमेटिक सेल में वेरिएशन आएगा, जैसे मेरी हाथ में अंगुली है वो कट जाते हैं, तो कट जाते हैं तो वो अगली पीढ़ी में क्या नहीं होते हैं? स्थानांतरित नहीं होते हैं। जो सोमेटिक सेल है वो क्या होती है? इनहेरिटेबल होती है। क्या होती है? इनहेरिटेबल होती है। सॉरी, नॉन इनहेरिटेबल होती है। नॉन इनहेरिटेबल। और ये जो जर्मिनल है वो क्या होती है? इनहेरिटेबल होती है। अगली पीढ़ी में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। यदि इसी के अंदर किसी प्रकार के क्या आते हैं? वेरिएशन आ जाता है तो क्या होगा? अगली आपकी पीढ़ी में क्या होगा? स्थानांतरित होगा। तो जो सोमेटिक सेल के अंदर वेरिएशन है वो क्या नहीं होता है? अगली पीढ़ी में आपके रूपांतरित नहीं हो पाता है। तो ये क्या होता है कि इवोल्यूशन होता है, उसमें कोई भी आपके प्ले रोल नहीं करता है। नो प्ले रोल इन इवोल्यूशन। नो रोल प्ले इन इवोल्यूशन। एंड इवोल्यूशन के अंदर ये कोई भी आपका योगदान नहीं देता है। तो ये आपकी जो थ्योरी थी लेमार्कवाद की, इसको बाद इसमें खारिज कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि सोमेटिक सेल में जो आपकी वेरिएशन है उस होने से वो क्या होता है? अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। उपार्जित लक्षण थी, लेकिन वो गलत था। उसके बाद ये क्या होते हैं? आपके इवोल्यूशन में सहायक होते हैं।
उसके बाद जो जर्मिनल और सोमेटिक है, जर्मिनल सेल के अंदर जो इनएटेबल है वो दो प्रकार का हो जाता है, एक कॉन्टिन्यूस होता है, एक डिसकॉन्टिन्यूस होता है, एक सतत होता है और एक असतत होता है। सतत में क्या होगा, एक क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि म्यूसिस फर्स्ट होता है, उसमें क्या होता है कि आपकी प्रोफेज 1 होती है, प्रोफेज 1 की जो पकाइटिन स्टेज होती है उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो उसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर में जैसे अपन का स्किन कलर है, हाइट है, ह्यूमन हाइट है, तो क्या है कि लगभग सभी में एक जैसी रहती है, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस। और क्या होता है, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूस, उसमें क्या होता है कि अचानक प्रकट होते हैं। अचानक प्रकट किससे होंगे, म्यूटेशन से होंगे। जैसे किसी के अंदर क्या होती है, पॉलीडेक्टाइली होती है, निश्चय अंगुलियां होती है, क्या होती है, निश्चय होती है। लगभग सभी में ह्यूमंस में लगभग क्या होती है, 5 होती है, लेकिन किसी में क्या हो जाती है, 6 हो जाती है, एक एक्स्ट्रा फिंगर आ जाती है, तो वो किसका उदाहरण होगा, आपके डिसकॉन्टिन्यूस का होगा। तो ये क्या था, वेरिएशन, मतलब इसकी जो जेनेटिक्स है उसकी अपन ने परिभाषा को समझाई नहीं, हेरिडिटी और वेरिएशन किसको कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने कौन कौन से वर्ड्स दिए और कौन कौन सी आपकी टर्म्स दी है, तो उसको पढ़ेंगे अपन, साइंटिस्ट को पढ़ेंगे अभी। पहला साइंटिस्ट आता है अपना मेंडल आता है, ग्रेगर और मेंडल आते हैं। तो मेंडल है उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। पहले है मेंडल, उन्होंने क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इसका हम बाद में डिटेल स्टडी भी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं डब्ल्यू बेटसन, डब्ल्यू बेटसन, तो इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ आधुनिक जो जेनेटिक्स है उसके पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स के पितामह कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किए, कुछ वर्ड्स टर्म्स दिए, जैसे टर्म्स जो जेनेटिक्स शब्द है वो किसने दिया, डब्ल्यू बेटसन ने दिया। टर्म्स कौन से दिए, जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स वर्ड है वो किसने दिया है, डब्ल्यू बेटसन ने दिया है। और होमोजाइगस, ये आगे बढ़ेंगे, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, उसके बाद एलीन, ये वर्ड किसने दिए, आपके 4 वर्ड दिए हैं, डब्ल्यू बेटसन ने दिए। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो आते हैं थॉमस एंड मॉर्गन, टीएस मॉर्गन। तो इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जो प्रयोग करके जेनेटिक्स आती है उसको क्या कहते हैं, पितामह कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्या कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है। तो टीएच मॉर्गन है, उन्होंने वर्क किस पे किया है, कार्य किया, वर्क ऑन कार्य किस पे किया था, इन्होंने किया था, कार्य किया था ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पे किया था। किस पे किया था, याद नाम याद रखना, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, मेलेनोगास्टर पे काम किया था। इसे क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, फल मक्खी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, फल मक्खी भी कहते हैं। किसे कहते हैं, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर वो कहते हैं, क्या कहते हैं, फल मक्खी भी कहते हैं। उसके बाद फोर्थ आते हैं आपके एक गेरोड आते हैं, कौन आते हैं, गेरोड आते हैं। तो उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया था, उसका नाम है 1 म्यूटेंट जीन 1 मेटाबॉलिक लॉ। क्या दिया था, 1 म्यूटेंट जीन 1 मेटाबॉलिक लॉ। तो ये आप पोस्टुलेट याद रखना है कि 1 म्यूटेंट जीन होता है वो क्या करता है, 1 मेटाबॉलिक लॉ करता है। तो उन्होंने फर्स्ट आपके जेनेटिकली मेटाबॉलिक डिजीज की खोज की थी, फर्स्ट जेनेटिकली मेटाबॉलिक डिजीज, फर्स्ट जेनेटिकली
इजली मेटाबॉलिक डिजीज, मेटाबॉलिक डिजीज रोग खोज किया था, जिसके अंदर एक एंजाइम की कमी हो गई थी। उस एंजाइम का नाम है होमोजेनेटिसिक एसिड। एंजाइम की कमी हुई थी, उस एंजाइम का नाम है होमोजेनेटिसिक एसिड। होमोजेनेटिसिक एसिड, क्या नाम है? होमोजेनेटिसिक एसिड। और इससे कौन सा रोग हुआ था? एल कैप्टोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया, इसे ब्लैक यूरिन भी कहते हैं, काला मूत्र रोग हुआ था। क्या हुआ था? ब्लैक यूरिन भी कहते हैं, काला मूत्र रोग हुआ था। जैसे अपन समझते हैं इस पोस्टुलेट को, जिसमें क्या कहते हैं कि जैसे ये है आपका, ये डीएनए है आपका, और इस डीएनए के पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जीन। तो जीन से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन से आपके बनेगा एंजाइम। क्या बनेगा? एंजाइम, जो आप यहाँ पर यूज हो रहा है। तो एंजाइम बनेगा, तो एंजाइम क्या करता है? जो सबस्ट्रेट होता है, यानी क्रियाकारक, किसको बदलता है? क्रियाकारक को उत्पाद में बदलता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है, उत्पाद में बदलता है। तो ये एंजाइम बदलता है। लेकिन जब जीन है उससे एमआरएनए नहीं बनेगा, तो उससे प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन से एंजाइम नहीं बनेगा, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जो रूपांतरित नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगी। उस डिजीज का नाम क्या है? एल कैप्टोन्यूरिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया था होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलील है, ये क्या होते हैं? इसको पहले अपन जेनेटिक्स पढ़ने से पहले आगे अपन क्रॉस पढ़ेंगे, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें तो ये यूज आते हैं, तो उसको पहले ये टर्म्स पढ़ेंगे। 10-12 टर्म्स हैं, इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जेनेटिक्स का पितामह कौन है, मॉडर्न का कौन है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल का कौन है, उसके बाद जो एक एरोड है, इसे क्या कहा जाता है? बायोकेमिकल। जेनेटिक्स का पितामह कहा जाता है, किसका कहा जाता है? बायोकेमिकल, या जो ह्यूमन जेनेटिक्स है उसका पितामह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? एक एरोड। तो अब टर्म्स आती है, क्या आती है? टर्म्स आती है। एक आता है होमोलोगस क्रोमोसोम। पहली क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी समजात गुणसूत्र। तो होमो का मतलब होता है सेम, लोगस का मतलब होता है लोकस। होमो का मतलब होता है सेम, और लोकस का मतलब होता है लोकस, यानी समान जगह पर। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? समान जगह पर, जो जैसे ये एक क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम, तो जो इसकी लोकस होगी वो इसकी लोकस, तो क्या हो जाएंगे? ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएंगे। जिस जगह पर एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले इसके जीन है, उसी जगह पर दूसरे के हैं, तो इसे क्या कहेंगे? होमोलोगस। दोनों समान जगह पर, इसे क्या कहेंगे? होमोलोगस। सेकंड आता है आपका, क्या आता है? सेकंड आता है आपका, क्या आता है? कैरेक्टर, लक्षण, any feature of organism, any feature of organism। जैसे किसी भी जंतु के जो फीचर हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके प्लांट हाइट है, यानी पादप लंबाई का है, या फ्लावर कलर का है, ये क्या हो गया? आपके उनके क्या हो गए? कैरेक्टर का हो गया। उसके बाद थर्ड आता है आपके ट्रेट। क्या आता है? ट्रेट। ट्रेट क्या होता है? जैसे ये लक्षण है प्लांट हाइट, मैंने ले लिया प्लांट हाइट कैरेक्टर है, तो
तो प्लांट हाइट के अंदर क्या होगा, पादप ऊंचाई के अंदर क्या होगा, पादप लंबाई के अंदर ये कोई बड़ा पादप होगा, एक क्या होगा छोटा होगा, यानी ये क्या होगा टॉल होगा, यानी ये क्या होगा लंबा होगा, और एक क्या होगा ड्वार्फ होगा, यानी एक बौना होगा। इससे क्या कहते हैं, एक लंबा है एक ड्वार्फ है, एक लंबा है एक बौना है, तो इसे क्या कहते हैं ट्रेट कहते हैं। यानी लक्षणों के विभिन्न प्रारूप को क्या कहते हैं ट्रेट कहते हैं। तो पहला क्या हो गया होमोलोगस, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा ट्रेट। फोर्थ आती है आपकी टर्म्स, वो होता है जीन, फैक्टर या एलिमेंट। तीनों एक ही नाम, जीन, फैक्टर या एलिमेंट। जो फैक्टर या एलिमेंट है ये किसने दिए थे वर्ड, ये दिए थे आपके मेंडल ने, और जो आप जीन सुनते हैं वो दिया था जॉनसन ने, जॉनसन किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। तो जीन या फैक्टर या एलिमेंट क्या होता है कि ये अनुवांशिकता की मूल इकाई है। जीन क्या है, अनुवांशिकता की मूल इकाई है। जो ये जीन होता है ये आनुवंशिक लक्षणों को क्या करता है नियंत्रित करता है, और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वो क्या होते हैं जीन स्थानांतरित होते हैं। तो ये आनुवंशिकता की मूल इकाई याद रखना है, पूछ लेते हैं कि आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है। आनुवंशिकता की मूल इकाई बेसिक यूनिट है, मूल क्या आपकी जीन। उसके बाद फिर आता है एलील। एलील क्या होता है, जीन के थोड़े भिन्न रूप को क्या कहते हैं एलील कहते हैं। किसे कहते हैं, जीन के थोड़े भिन्न रूप को क्या कहते हैं एलील कहते हैं। 6 आता है आपका होमोजाइगस, यानी एक ही जीन के दो समान एलील हो, इसे क्या कहते हैं आपका होमोजाइगस। एक ही जीन के दो समान क्या हो एलील, इसे क्या कहते हैं होमोजाइगस। दूसरा आता है हेटेरोजाइगस। हेटेरो को मतलब आप सुन रहे होंगे, एक है होमो दूसरा हेटेरो, तो उसके क्या होंगे अलग अलग हेटेरोजाइगस। समयुग्मकी और विषम युग्मकी, इसे क्या बोलेंगे समयुग्मकी, और इसे बोलेंगे विषम युग्मकी। एक जीन के दो अलग अलग एलील को क्या कहते हैं आपके हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है वो आपका हेमीजाइगस है, हेमीजाइगस। तो हेमीजाइगस क्या होता है 1 आउट ऑफ 2, इसे क्या कहेंगे 1 आउट ऑफ 2, दो में से एक। इसको समझने के लिए इसमें क्या होगा, एक ही जीन के केवल एक ही क्या होगा एलील होगा, एक जीन का केवल एक ही एलील होगा। इसको समझने के लिए हम लेते हैं जो ह्यूमन मेल है उनका जो क्रोमोसोम सेट है उसको लेते हैं, यानी मेल को लेते हैं। उसमें क्या होता है मेल में 44 होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। क्या होते हैं एक्स एंड वाई। टोटल कितने हो गए 46 क्रोमोसोम 23 पेयर। तो एक्स को लेता हूं मैं पहले, तो ये मैंने एक्स क्रोमोसोम बनाया, ध्यान से देखना इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है हेमीजाइगस। तो ये मैंने क्या बनाया एक्स क्रोमोसोम, अब मैं वाई क्रोमोसोम बनाऊंगा, तो ये वाई क्रोमोसोम बनाया मैंने, क्या बनाया वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम होता है थोड़ा मोटा रहता है, ठीक है। ये है x और ये है y, ये दोनों में सेम, तो इसे क्या कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे, इसके सामने वाला है नहीं, इसे क्या कहेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। एक तक क्या संचार गुणसूत्र, ये क्या असंचार गुणसूत्र। तो ये क्या हो गया 1 आउट ऑफ 2 हो गया। यहाँ पर ये जो y क्रोमोसोम है इस पे एक रीजन होता है जिसका नाम है TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। क्या होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, या इसे SRYD कहते हैं,
SRY क्या होता है? सेक्स रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। क्या होता है? सेक्स रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। SRY होता है वो क्या करता है, आपकी जो बच्चे होते हैं, लड़का होगा या लड़की होती है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। आप सुनते हैं कि पढ़ते हैं कि जो वाई क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, लड़का या लड़की के जो सेक्स होते हैं उसको क्या करता है, ये प्रदान करता है, या लड़का होगा या लड़की होती है। तो उसमें कौन सा एक रीजन होता है जिसका नाम क्या SRY होता है। सेक्स आपके रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम होता है SRY भी आगे अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें दो डक्ट होती हैं, एक होती है वुल्फिन डक्ट, एक होती है मुलेरियन डक्ट, जो अलग अलग जो बच्चा होगा या लड़का होगा लड़की होगी उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ये आपको हेमिजाइगस का कंसेप्ट याद रखना है। जबकि जो मेल है, फीमेल है, उसमें क्या होगा 44 प्लस XX होगा। तो यानी जैसा ये होगा उसका ये तो ये साइड क्या हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा। तो ये आपको मेल का याद रखना है। तो ये हमारी 8 टर्म्स होगी। नेक्स्ट टर्म्स पढ़ते हैं हम। आप इसको नोट भी करते रहिए, साथ साथ में इसको फायदा होगा आपको नोट करने से। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसके प्लीज आप नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर, ताकि आप जब भी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट आते हैं, और आप कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आता है आपका क्या था, यहाँ तक 8 पढ़ा था, उसमें क्या पता है, हेमिजाइगस। तो अब आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस बाहरी कैसा दिख रहा है, बाहर से कैसे दिख रहा है, बाहरी कैसे दिख रहा है, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसे आप प्लांट को लोगे तो प्लांट क्या दिखेगा, या तो आपको ड्वार्फ दिखेगा, या टॉल दिखेगा, लंबा दिखेगा, या छोटा दिखेगा। उसके फूल के कलर को देखोगे तो या तो बैंगनी दिखेगा या व्हाइट दिखेगा। तो ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस कहलाता है। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट, पादप लंबाई, पादप ऊंचाई। 10 आता है जीनोटाइप। तो ये आगे याद रखना है, आगे इसके अपन रेशियो भी निकालेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तब इसकी क्या निकलेंगे, रेशियो। जीनोटाइप क्या कहलाता है, जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप यानी वो जेनेटिक भी किससे बना है, जैसे टीटी है, टी स्मॉल टी, कैपिटल ए कैपिटल। तो ये क्या कहलाता है, जेनेटिक मेकअप। उसके बाद एक आता है डोमिनेंट एलील और एक आता है रिसेसिव एलील। डोमिनेंट है, जैसे टी लिखा मैंने कैपिटल टी, तो ये क्या है, डोमिनेंट। और जैसे मैंने कैपिटल ए लिखा, ये भी डोमिनेंट है। उसके बाद 12 आता है रिसेसिव। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल टी है, स्मॉल टी लिखूंगा। तो ये क्या हो गया, रिसेसिव एलील हो गए। तो ये आपको टर्म्स याद रखनी है। तो आगे हम उसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अब इसके बाद आता है वर्ड आते हैं, एक आता है फिनोकॉपी। क्या आता है, फिनोकॉपी। फिनोकॉपी क्या होता है, अलग अलग जीनोटाइप। क्या होगा, अलग अलग आपका क्या होगा, जीनोटाइप होगा। अलग अलग जीनोटाइप को अलग अलग वातावरण में रखने पर सेम क्या आता है, फिनोटाइप आता है। क्या आता है, फिनोटाइप आता है। उसे क्या कहते हैं, फिनोकॉपी कहते हैं। जैसे मैंने ले लिया एक टी ले लिया और एक स्मॉल टी ले लिया, तो अलग अलग आपके क्या है, जीनोटाइप है। मैंने अलग अलग इसमें रखा। ये क्या है, टॉल आएगा, इसका क्या आएगा, ड्वार्फ आएगा। इसको मैंने नॉर्मल एनवायरनमेंट रखा, इसको मैंने जिबरेलिक एसिड से क्या कर दिया, कंटेन कर दिया, कल्चर कर दिया। तो इसको ये तो क्या आएगा, टॉल आएगा, लेकिन इसको जिबरेलिक एसिड से करने पर ये भी क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। तो दोनों के क्या है, समान क्या है, फिनोटाइप वाले, और अलग अलग क्या है, जीनोटाइप वाले हैं। अलग अलग वातावरण में रखेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, सेम क्या आ रहा है आपका, फिनोटाइप वाले से फिनोकॉपी कहते हैं। एक आता है फॉरवर्ड जेनेटिक्स, एक आता है रिवर्स जेनेटिक्स। फॉरवर्ड जेनेटिक्स में क्या होता है कि फिनोटाइप अपन को पता है कि लंबा है या आपके क्या है, बोना है, तो इससे क्या निकालते हैं अपन, जीनोटाइप निकालते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड जेनेटिक्स। जैसे मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है वो किस पे आधारित है, पूरी आपके फॉरवर्ड जेनेटिक्स पे आधारित। और रिवर्स जो जेनेटिक्स है उसमें क्या आता है, पहले अपन को क्या पता है कि जीनोटाइप क्या है उसको पता रहता है, और उसके बाद अपन फिनोटाइप निकालते हैं। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है तो वो किस पे आधारित है, रिवर्स आपकी जेनेटिक्स में। एक आता है हाइब्रिड वेगर
यानी संकर कोश। ठीक है, संकर कोश से पढ़ने से पहले एक और टर्म समझना जरूरी है। एक आता है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी स्वतः परागण या सेल्फिंग, या ऐसे क्या कहेंगे सेल्फिंग। इसमें क्या होगा, जो सेल्फ क्रॉस होगा वो क्या होगा, दोनों जो जीनोटाइप के समान जीनोटाइप के मध्य होगा। ये क्या है, समान जीनोटाइप है, ये भी समान जीनोटाइप, उनके मध्य क्या है, क्रॉस हो रहा है। ये गलत है, सेल्फ क्रॉस। एक आता है क्रॉस पॉलिनेशन, या उसे क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग कहते हैं। दूसरा आता है क्रॉस पॉलिनेशन, या इसे क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, या इसे क्या कहते हैं क्रॉसिंग कहते हैं। इसमें क्या होगा, दो भिन्न भिन्न जीनोटाइप का क्रॉस करेंगे, जैसे कैपिटल टी का किसी स्मॉल टी से करेंगे, तो इसमें हाइब्रिड है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट है और उसकी क्या मिलती है, आपकी संतति है, संतति पेरेंट से ज्यादा सुपीरियर होती है, ओजपूर्ण होती है, उसे क्या कहते हैं संकर ओज कहते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ, दो प्लांट लेता हूँ, एक है कैपिटल पी स्मॉल क्यू, एक है स्मॉल पी कैपिटल क्यू। जो कैपिटल पी है वो किसके लिए है, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। किसके लिए है, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए है। और जो कैपिटल क्यू है वो हाई यील्ड के लिए, किसके लिए, हाई यील्ड के लिए, यानी अधिक क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए। और ये क्या है, जो रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधी है। तो इसका क्रॉस कराया जाएगा। जो इससे दो प्लांट है, ठीक है, प्लांट नंबर 1 है और ये प्लांट नंबर 2, इनके मध्य क्रॉस होगा, तो इससे जो ऑफ स्प्रिंग आएगी उसमें क्या आएगा, एक आएगा कैपिटल पी, एक आएगा स्मॉल पी, एक आएगा कैपिटल क्यू, एक आएगा स्मॉल क्यू, एक ये और एक ये, उसके बाद एक ये और एक ये। तो ये क्या है, इसके अंदर दोनों ही है, कैपिटल पी है वो क्या करेगा, डिजीज रेजिस्टेंस रहेगा, और कैपिटल क्यू है वो क्या करेगा, अधिक उत्पादन कराएगा। यानी ये दोनों के लिए प्रतिरोधी है, प्रतिरोधी भी है और ज्यादा क्या करेगा, उत्पादन भी करता है। ये सिर्फ क्या कर रहा था, उत्पादन नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोधी था। ये उत्पादन ज्यादा कर रहा था, प्रतिरोधी नहीं था, लेकिन ये दोनों ही है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको संकर ओज कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मेंडेलियन। क्या पढ़ेंगे, मेंडेलियन। तो ये हमारे बेसिक टर्म्स थी वो खत्म हो गई है। अब मेंडेलियन पढ़ेंगे, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है उनको करेंगे। तो मेंडेलियन, जो मेंडल है, मेंडलवाद को पढ़ेंगे। तो मेंडल है, उनका जन्म हुआ था 22 जून 1822 में हुआ। तो मेंडल का जन्म कब हुआ था, 22 जून 1822, और देश का नाम याद रखना है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया के हाइजेनड्रोक प्रांत में हुआ था। और उन्होंने एक समय पादरी का काम भी किया थे। उसके बाद में वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट किसके पे किए थे, एक्सपेरिमेंट ऑन किस पे किए थे, गार्डन पी पे किए थे। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, गार्डन पी यानी आपके उद्यान मटर पे किए थे, उद्यान मटर पे। ये सीधा क्वेश्चन आता है, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पी। एक आता है स्वीट पी, एक आता है गार्डन पी। इन्होंने किस पे, दोनों ऑप्शन माने हैं। सभी पढ़ते हैं कि मटर पे किया, लेकिन मटर कौन सा है, गार्डन पी। स्वीट भी आता है वो नहीं। इसका कभी आपको साइंटिफिक नेम भी पूछ लेते हैं, तो इनका साइंटिफिक नेम रहता है पाइसम, पी कैपिटल, पाइसम सटाइरम एस छोटा। तो ये है पाइसम। पाइसम किसे व्यक्त करता है, आपकी जो जेनेरिक नेम है, और सटाइरम है वो स्पेसिफिक एपिथेट को व्यक्त करता है। यानी ये बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर आया था, जो लिनियस ने दिया था, उसके नामकरण की पद्धति। तो जब इनको अपन रिटर्न करते हैं, हाथों से लिखते हैं, तो उनको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो ये आपसे किसी मतलब रिटर्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या मटर का नाम लिखो, तो उसमें क्या होगा, पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और सेकंड लेटर होगा जो वर्ड, उसमें क्या होगा, स्मॉल होगा। और जब अपन इसको हाथों ले लिखते हैं तो उसमें क्या होगा, अंडरलाइन होगा। लेकिन जो कंप्यूटराइज किया जाता है तो उसमें ये अंडरलाइन नहीं किया, सिर्फ हाथों पे लिखने पर इसको अंडरलाइन किया जाता है। तो इसका नाम क्या है, गार्डन की मटर विज्ञान है। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट कब कब किए,
तो एक्सपेरिमेंट किया था 1856 से लेके 1863 तक। याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटल ईयर है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल ईयर। कितने 7 साल किए थे, कितने साल किए थे, 7 वर्ष उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। और 1865 के अंदर उन्होंने अपनी जो एक्सपेरिमेंट थे उनके निष्कर्ष को क्या किया, प्रतिपादित किया, उसको पब्लिश किया। तो उसके जो पब्लिश करने में उसका टाइटल लगा था द एक्सपेरिमेंटल प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, नाम लगा था। क्या नाम लगा था, द एक्सपेरिमेंटल प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और उनके जो 1865 में क्या हो गया, पब्लिश हो गए, लेकिन उनको ज़्यादा भाव नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला, उसके बाद उसके भी पढ़ेंगे क्यों नहीं मिला। उसके बाद 1882 में उनकी मौत हो गई। किसके कारण हुई थी, आपकी जो किडनी फेलियर के कारण हो गई थी, ब्राइट डिजीज के कारण हो गई। किडनी की डिजीज होती है जिसका नाम क्या है, ब्राइट डिजीज के कारण रोग हो गया। तो उनकी जो एक्सपेरिमेंट थे 1900 के अंदर पुनः खोज हुई उनके। 1863 में उन्होंने वर्क पूरा किया, 1865 में उन्होंने पब्लिश किया था। 1865 से लेकर 1900 तक उनके जो एक्सपेरिमेंट थे छुपे रहे। क्यों छुपे रहे, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें मैथमेटिक्स की ज़्यादा उपयोग लिया था। तो उस समय के साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया था। आज के लोगों को भी गणित समझ नहीं आती, उस समय कहाँ से समझ आएगी। तो उन्होंने साइंटिफिक का ज़्यादा प्रयोग किया था, इसलिए उस समय के लोगों को, साइंटिस्टों को समझ में नहीं आया था। तो एक ये कारण था। दूसरा कारण क्या था कि उस समय क्या थी, संचार व्यवस्था अच्छी नहीं थी। कि जो अपन आज नेट आता है, इंटरनेट है, तो उस समय ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 1865 में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और उन्होंने एक कहा था फैक्टर होता है, क्या होता है, फैक्टर। फैक्टर क्या था, फैक्टर यानी आपके जीन या एलिमेंट ये फैक्टर यूज किया था उन्होंने क्या कहा, फैक्टर हमेशा क्या रहते हैं, जोड़ों में रहते हैं। लेकिन उनको यही पता नहीं था कि फैक्टर बने किसके होते हैं, कारक बने किसके होते हैं। तो इस कारण उनकी जो थ्योरी थी उनको खारिज कर दिया गया। लेकिन बाद में 1900 के अंदर 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने मेंडलवाद की पुनः खोज की। इन 3 साइंटिस्टों के नाम याद रखने, क्या नाम याद रखने हैं 3 साइंटिस्टों के नाम। पहला है कार्ल कोरेंस, दूसरे हैं ह्यूगो डी वेरिस, और 3 है आपका शेरमार्क। तो इसमें ये टी और ये क्या साइलेंट है, ये क्या शेरमार्क है। ये कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी वेरिस एंड शेरमार्क है। तीनों साइंटिस्टों ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और 1900 के अंदर मेंडलवाद की पुनः खोज की। क्या की थी, मेंडलवाद की पुनः खोज की, मेंडलवाद की पुनः खोज की, पुनः खोज की। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने पुनः खोज। और इनके जो सक्सेस हुए थे, इसका कारण क्या था कि ये मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो सक्सेसफुल थे। तो उनका कारण क्या था, तो उनका कारण ये था कि जो मेंडल ने लक्षण दिए तो 1 या 2 लक्षणों पे कार्य किया था। एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें 1 या 2 लक्षणों पे कार्य किया। दूसरा इनका सबसे प्लस पॉइंट था वो क्या था कि उन्होंने जो गार्डन पी है उसको चुना, यानी मटर उद्यान को चुना। तो ये इनका सबसे बड़ा क्या है, आपके सक्सेस पॉइंट है। क्यों चुना, इसकी क्या है, इसमें है जो मटर उद्यान है, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है 3 से 4 महीने में पूरी हो जाती है। तो 1 साल में 3-4 बार इस पर क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है। तो इसमें क्या होते हैं, एक ही पुष्प के अंदर मेल एंड फीमेल एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों होते हैं। तो इस पर क्या हो सकता है, दोनों में तो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। लेकिन इसको इजीली अपन क्या कर सकते हैं, एक को कट कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। और इसके जो साइज सैंपल होते हैं, यानी जो इसके सैंपल आते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसको इजीली, जैसे मटर है तो इजीली उस पर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो ये क्या था, इनके आपके मटर उद्यान पर कार्य किया। तो ये इनका क्या था, प्लस पॉइंट था। तो ये इनके सफलता के राज थे और उनके क्या मेंडलवाद होने के कारण भी समझिए। तो अब हम पढ़ेंगे मेंडल की कौन कौन सी टेक्निक अपने इसको एक्सपेरिमेंटल करने के लिए मेंडल की क्या क्या टेक्निक थी, यानी आप पढ़ेंगे टेक्निक। मेंडल ने कौन कौन सी टेक्निक अपनी, कौन सी क्रियाकलाप अपने। तो पहले क्या किया था उन्होंने, फॉर्मेशन ऑफ प्योर प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ प्योर प्लांट यानी शुद्ध पादप का निर्माण करना, यानी शुद्ध पादप का निर्माण। क्या है, शुद्ध पादप का निर्माण। क्या है, शुद्ध पादप का निर्माण।
उसके बाद सेकंड अदर में इनका हाइब्रिडाइजेशन, इन्होंने क्या करा, संकरण करा। थर्ड अदर में इनका आपके जो F1 की पीढ़ी आएगी उसमें क्या करें, सेल्फिंग कराएगा। सेकंड जनरेशन के लिए F1 की क्या करें, सेल्फिंग करें। तो ये क्या होगी, इनकी टेक्निक होगी। अब हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एकल संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस केवल एक लक्षण की वंशावृत्ति पर आधारित, इससे पहले पढ़ते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से लक्षण चुने। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पढ़ेंगे मेंडल ने 7 आपके क्या चुने, कैरेक्टर। मेंडल ने कितने लक्षणों पे कार्य किया, तो 7 कैरेक्टर लिए और क्या लिए इसको, 14 ट्रैक्ट, यानी 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों पे कार्य किया उन्होंने। तो कौन कौन से, तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पर कैरेक्टर। ये पूछ लेते हैं कितने लक्षणों पे कार्य किया, तो 7 लक्षणों पे कार्य किया और 14 ट्रैक्ट पे कार्य किया, यानी ये लक्षण। उसमें कौन सा डोमिनेंट, प्रभावी, और उसके बाद आता है रेसेसिव, आपका एगरटॉनिक। तो पहले इन्होंने जो कैरेक्टर दिया था वो था प्लांट हाइट, क्या था, साथ देख सकते हैं प्लांट हाइट, पादप लंबाई। उसमें डोमिनेंट था वो था टॉल, उसको अपन कैपिटल टी से, और ड्वार्फ उसको स्मॉल टी से लिखिए। सेकंड था आपका, उसके बाद फ्लावर यानी पुष्प, कलर यानी पुष्प का कैसा रंग है, तो इसमें जो डोमिनेंट था वो वॉयलेट यानी बैंगनी था, और जो रेसेसिव था वो था वाइट यानी सफेद था। उसके बाद थर्ड आता है फ्लावर की पोजीशन क्या थी, फ्लावर पोजीशन इन स्थिति, ये रंग हो गया और ये हो गई स्थिति। फ्लावर की एक पुष्प की क्या स्थिति थी, तो यह था एक्सियल यानी अक्षीय, और यह था टर्मिनल अंतस्थ। उसके बाद फोर्थ था आपका पॉड कलर, जो फ्रूट था उसका कैसा कलर, यानी फल का कलर, पॉड कलर था ग्रीन। उसके बाद उसका जो रेसेसिव कलर था वो कैसा था, येलो। उसके बाद आता है पॉड शेप, यानी जो पॉड था उसका कैसा शेप था, पॉड कैसे था, इन्फ्लेक्टेड था यानी फूली हुई थी। जो फली होती है आपकी मटर की वो फूली होती है, तो क्या था, डोमिनेंट था, सॉरी क्या था, डोमिनेंट इन्फ्लेक्टेड फूली हुई। ठीक है, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूटेड यानी आपकी पिचकी हुई, उसे जैसे ये है फली है तो ये क्या होगी, पिचकी हुई फली। इसके अंदर क्या रहेंगे, आपके मटर के दाने रहेंगे, और इसमें क्या रहेगी, ऐसे रहेगी। उसके बाद जो सिक्स्थ है उसके अंदर क्या निकलते हैं, बीज निकलते हैं, यानी सीड सेप। सीड क्या होगा, या तो गोल होगा या झुर्रीदार होगा, राउंड, इसको अपन कैपिटल आर से लिखेंगे, और रिंगल्ड इसको अपन स्मॉल आर से लिखते हैं। ऐसा झुर्रीदार बीज होगा। तो झुर्रीदार बीज क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च ब्रांचिंग प्रोटीन या एंजाइम की कमी हो जाती है, तो स्टार्च
बाइंडिंग ये क्या करता है, प्रोटीन एंजाइम ये क्या करते हैं कि जो इसके अंदर फ्री शुगर होता है उसको क्या कर देता है, स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, जिसके उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या रहता है, रेगुलेट रहता है। और जिसके अंदर ये एंजाइम नहीं बन पाता है, उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट नहीं हो पाता है, तो इसके अंदर क्या आ जाती है, दुनिया आ जाती है, दुर्दा आ जाता है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट है जो सीड कलर है, क्या है, सीड कलर। ये क्या हो जाएगा आपका येलो, यहाँ ये रिसेसिव में था आपका बोल्ड कलर, और यहाँ क्या जाएगा, ग्रीन, क्या जाएगा, ग्रीन। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से लिखेंगे। तो ये 7 कैरेक्टर थे, आपको याद रखने हैं, क्या थे, 7 कैरेक्टर थे। कैरेक्टर को जीन भी कहते हैं, ट्रेड को एलिट भी कहते हैं, याद रखना। उसके बाद अपन जाएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक वंशागति, एक लक्षण की वंशागति पता चले, एक लक्षण की वंशागति पर आधारित, ठीक है। इन्होंने इसमें जो कैरेक्टर दिया था वो लिया था आपके प्लांट हाइट, क्या लिया था, प्लांट हाइट यानी पादप लंबाई, जिसके अंदर एक द्वार होगा और ये क्या आपकी टोल होगा और एक क्या होगा, द्वार होगा। तो उन्होंने एक लंबा पादप लिया और एक क्या लिया, स्मॉल पादप लिया। इनमें के मध्य क्या करें, क्रॉसिंग करें। तो F1 जनरेशन है, कैपिटल टी, एक कैपिटल टी यहाँ से लेना, एक स्मॉल टी यहाँ से लेना, दो समान हो। तो ये क्या है, प्योर पेरेंट है, क्या है, प्योर पेरेंट है। इसके बाद उन्होंने इसे क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। तो यहाँ पर क्या है, जनरेशन है, इसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद स्मॉल टी के क्या है, 4 है। तो इसको अपन चेकर बोर्ड से भी बना सकते हैं, पुनः स्क्वायर। तो पुनः स्क्वायर क्या होता है, साइंटिस्ट के पुनः, उन्होंने कहा जैसे पुनः कहा जाता है स्क्वायर, और पुनः थे वो किस काम के थे, ब्रिटेन के थे, मैजिशियन थे। उसके बाद इसका जो पुनः स्क्वायर होता है उसका यूज क्या होता है कि उसकी जीनोटाइप है, जो जीनोटाइप की प्रायिकता निकालने के लिए उपयोग लेते हैं, क्या लेते हैं, जीनोटाइप की प्रायिकता निकालने के लिए उपयोग में लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर रखना है, इनके मध्य कराना है, ये से टी इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे स्मॉल टी, क्या हो गया, स्मॉल टी। अब इसके अपन रेशियो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेशियो। पहला आता है आपका फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप यानी लक्षण प्राप्त। तो फिनोटाइप में क्या है, 3 क्या है, टॉल है और एक क्या है, ड्वार्फ है। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, 3 क्या है, टॉल है और ये क्या है, ड्वार्फ है। तो क्या आएगा, 3:1 आएगा, क्या आएगा, 3:1 आएगा। उसके बाद जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1:1। क्यों, कैपिटल टी यही है, स्मॉल टी 2 है तो 2, और कैपिटल टी है तो कैपिटल टी स्मॉल टी कितने, 2, और स्मॉल टी कितने, 1, इसलिए क्या 1:1 आया। उसके बाद में क्या पूछ सकते हैं, कभी क्या है आपको दे देते हैं, जैसे ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करो, जैसे एक चीज है, 1, 2, 4 फॉर्मूले देगा, जैसे गैमीट, नंबर ऑफ गैमीट निकालने का, युग्मकों की संख्या निकालनी है, तो आपको करोगे 2 to the power n। n क्या, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, क्या है, हेटेरोजाइगस विषम युग्मकों की संख्या। थर्ड है आपका, फर्स्ट ये था, सेकंड है फिनोटाइपिक रेशियो, नंबर ऑफ फिनोटाइप में भी क्या होगा, 2 to the power। थर्ड है जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने बनेंगे, हो गए 3 to the power n। फोर्थ है नंबर ऑफ जाइगोट यानी युग्मनज की संख्या कितनी होगी, 4 to the power n। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए,
कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसमें मेरे को नंबर ऑफ कैपिटल निकालने, तो n कितना हो गया विषम युग्मजी, कैपिटल ए स्मॉल ए क्या हो गया विषम युग्मजी हो गया, और एक और लेता कैपिटल सी, तो ये विषम युग्मजी 1 2, ये तो सब युग्मजी हो गए, दोनों एक जैसे लेटर है, दोनों डिफरेंट लेटर हो तो क्या होगा, एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो उसे क्या कहेंगे कैपिटल रहता है। इसमें कितना हो गया 2, तो आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो इसमें 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और 4 की पावर 2 कितना होता है 16 होता है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ले लेते हैं। इसमें नंबर n कितना आ जाएगा 0, 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 नहीं होती, 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है हमारे साथ 1 होती है। किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, जैसे 1000 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। यहाँ इसको स्मॉल भी कर सकता हूँ, तो इसको अपन गेमिंग निर्माण, इसको अपन फॉर्क लाइन मेथड से भी समझ सकते हैं। जैसे फॉर्क लाइन मेथड क्या होता है, जैसे इसको लिया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसमें लेना पहले क्या लेना फॉर्क, यदि हेटेरोजाइगस है तो उसको फॉर्क बनाएंगे, क्या बनाएंगे फॉर्क, ये फॉर्क होता है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए। आगे भी हेटेरोजाइगस है तो और फॉर्क बनाओ, कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल। उसके बाद में क्या है आपके दोनों होमोजाइगस हैं तो क्या करेंगे फॉर्क लाइन मेथड, यानी ये फॉर्क बना या लाइन बनी, यहाँ कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी। अब इनको तीनों को क्या कर दो लिख दो, यानी ए बी सी, ए स्मॉल बी कैपिटल सी। उसके बाद ये है आपकी क्या है स्मॉल ए कैपिटल बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। यदि हम इसको फॉर्मूले से करें, यहाँ कितने गेमेट बने 4 बने, यदि हम इसको फॉर्मूले से करें तो n की वैल्यू कितनी है 2, नंबर ऑफ गेमेट्स बराबर कितने होते हैं 2 टू द पावर 2 कितने है 4 है। या फिर फॉर्मूला मेथड से करो या फिर फॉर्मूले लगा के करो, तो आप दोनों से क्या कर सकते हैं आंसर। तो ये आज हमारा था क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और कल हम नेक्स्ट क्लास से क्या पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस से लेके अपन क्या पढ़ेंगे जो पेडिग्री एनालिसिस है, वो हमारे नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें आएगी। धन्यवाद।